नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे अमेरिका की एक खबर के साथ में। दरअसल अमेरिका में भारतीय मूल के 4 लोगों को किडनैप किया गया था और अब उन लोगों के शव मिले हैं। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को अमेरिका में पंजाब के रहने वाले 4 भारतीयों को किडनैप किया जाता है। भारत यह उम्मीद करता है कि अमेरिकी प्रशासन उन लोगों को सकुशल बरामद कर लेगा, लेकिन ठीक 2 दिन बाद उन 4 लोगों के शव मिलते हैं, जिसके बाद अमेरिका में प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। कैलिफोर्निया का यह मामला सामने आ रहा है। 3 अक्टूबर को 4 भारतीय मूल के लोगों को किडनैप किया गया था। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में पंजाब के जिस परिवार का अपहरण हुआ था, उन 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें हैरान करने वाली बात यह है कि हत्यारों का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। मृतकों में एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। मर्स्ड काउंटी शरीफ वर्न के मुताबिक यह बहुत भयानक और डरावना है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के शव उसी इलाके में मिले हैं। अमेरिकी अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 4 लोगों को बीते 3 अक्टूबर को दक्षिण हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से जबरदस्ती अगवा किया गया था। अधिकारियों ने किसी भी संदिग्ध का नाम नहीं लिया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार का अमेरिका में खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। यह परिवार पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के हरसी गांव का रहने वाला था। इससे पहले कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में 48 साल के शख्स को हिरासत में लिया था। शख्स ने खुद को मारने की कोशिश भी की और अब उसकी हालत गंभीर है। अधिकारियों ने कहा था कि हालांकि किडनैप किए गए लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन अब उनके शव बरामद किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जासूसों को मंगलवार सुबह सूचना मिली कि मर्स्ड काउंटी के एटवाटर में एक एटीएम में पीड़ित के बैंक कार्ड का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले कैलिफोर्निया के फायर अधिकारियों ने बीते सोमवार को मेरिट के बाहर एक ग्रामीण इलाके में अमनदीप सिंह का आग लगा हुआ ट्रक बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे सबूत हैं कि किडनैपर्स ने आग लगाकर सबूत खत्म करने की कोशिश की थी। जिस परिवार का अपहरण किया गया है वो पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के हरसी गांव का रहने वाला है। बदमाशों ने जिनका अपहरण किया है उनमें 36 साल के जसदीप सिंह, उनकी पत्नी जसलीन कौर, उनकी 8 महीने की बेटी अरूही धेरी और 39 साल के एक शख्स अमनदीप सिंह शामिल हैं। बता दें कि साल 2019 में भारतीय मूल के एक टेक्नीशियन तुषार अत्रे अपनी प्रेमिका की कार में मृत पाए गए थे। अमेरिका में एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के मालिक ने उनका कैलिफोर्निया में उन्हीं के घर से अपहरण किया था। अपहरण से कुछ ही घंटों के भीतर उनका शव बरामद किया गया था और अब पंजाब के परिवार का शव बरामद किया गया है। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों पर हमले कब तक होते रहेंगे? आखिर इस किडनैपिंग के पीछे की पूरी वजह क्या थी, उसको भी पुलिस को सुलझाना होगा। क्या केवल पैसों के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह थी? क्योंकि जिस तरह से पूरे परिवार का अपहरण किया गया था, ऐसे में कुछ और संभावनाएं भी बनती हुई जरूर नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस कब तक सुलझा पाती है और इस पूरे मामले में अब और कौन-कौन से नए खुलासे होते हुए नजर आएंगे। सवाल कई सारे हैं और उम्मीद यही करेंगे कि इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द अमेरिकी प्रशासन देगा, अमेरिकी सरकार देगी और भारतीय मूल के लोगों पर जिस तरह से अमेरिका में हमले हो रहे हैं, उन हमलों पर रोक लगती हुई नजर आएगी। आपको याद होगा इससे पहले किस तरह से एक महिला भारतीय मूल की महिलाओं के साथ में बदतमीजी करती हुई सड़कों पर नजर आई थी और वो वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। और उसके बाद लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं और जिस तरह से ये हत्या का मामला सामने आया है, ऐसे में अमेरिकी सरकार को इस पर सोचना होगा। बाइडेन प्रशासन को सख्त कदम उठाने होंगे ताकि भारतीय मूल के लोग अमेरिका में सुरक्षित महसूस कर सकें। अब बात पश्चिम बंगाल की भी कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान जलपाईगुड़ी में एक दर्दनाक हादसा हो जाता है। अचानक नदी में बाढ़ आ जाती है और लोग डूबने लगते हैं। मृतकों की संख्या 8 बताई जा रही है।
वो वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौके पर अफरा तफरी मची हुई नजर आ रही है। ये जलपाईगुड़ी की घटना है। दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए लोग पहुंचे थे। माल नदी में लोग मूर्ति विसर्जित कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक से नदी में बाढ़ आ जाती है, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच जाती है। तस्वीरों में भी आप पूरी घटना का वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से हाहाकार पूरी तरह से मौके पर मच जाता है। इसके बाद राहत बचाव का जो काम है वो भी शुरू होता है, लेकिन 8 लोगों की इस घटना में मौत की खबर सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से यह दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। माल नदी में गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के लिए गए 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 25 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी लगातार तलाश भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक नदी में अचानक से पानी बढ़ गया था, यानी कि जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। जलपाईगुड़ी की जिलाधिकारी मौमिता गोदारी से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 50 लोगों को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। बचाव कार्य जारी है। मौमिता गोदारा से मिली जानकारी के मुताबिक जो नदी है उसमें अचानक से बाढ़ आ गई थी, और अचानक से बाढ़ आने के बाद लोग नदी में बहने लग गए थे, और उसका वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे थे। 8 शव निकाले जा चुके हैं और करीब 50 लोगों को बचाने में जो राहत बचाव की टीमें लगी हुई थी उन्हें कामयाबी मिली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। जो लोग लापता हो गए हैं, 25 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं बंगाल के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बुलुत्रिक बराइक, जो कि स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। उन्होंने ये आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वो मौके पर ही मौजूद थे। कई लोग बह गए थे और पानी का बहाव बहुत तेज था। घटना के वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे, कई अभी भी लापता हैं। बराइक और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहत और बचाव के कामों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हुए हादसे से दुखी हुई। अपने को खोने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। घटना का वीडियो शेयर करते हुए बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि माल नदी में अचानक बाढ़ ने कई लोगों को बहा दिया। उन्होंने अधिकारियों से बचाव प्रयासों को तेज करने और संकट में पड़े लोगों को मदद प्रदान करने की भी अपील की है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं जलपाईगुड़ी के डीएम और मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल से अनुरोध करता हूं कि वे बचाव के प्रयासों को तत्काल तेज करें और संकट में पड़े लोगों को मदद प्रदान करें। जरा सोचिए किस तरह से उस वक्त मंचर रहा होगा। दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, हरौर धूम देखने को मिल रही थी। लोग श्रद्धा भाव के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में मूर्ति विसर्जन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक से जो हर्षोल्लास था वो चीख पुकारों में तब्दील हो जाता है। मौके पर अफरा तफरी मच जाती है और लोग अपनों से बिछड़ते हुए नजर आते हैं। मौके पर भगदड़ भी मच जाती है, लेकिन अचानक से जब नदी का जलस्तर बढ़ा तो लोग उसकी चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से इस हादसे ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया। लोग अचानक से पानी में बहने लगे थे, नदी में डूबने लगे थे, जिसके बाद राहत बचाव का काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन 25 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। संख्या यानी कि मृतकों की अभी बढ़ भी सकती है। उम्मीद यही करेंगे कि जो राहत बचाव का काम चल रहा है उसमें तेजी देखने को मिलेगी और जान माल का नुकसान अब और ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि राहत बचाव का जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, आखिर वो कब तक खत्म होता है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद अब बात उत्तराखंड के उत्तरकाशी की भी कर लेते हैं। उत्तरकाशी में एवलांच की चपेट में पर्वतारोही आ गए थे। पर्वतारोहियों का दल हिमस्खलन के बाद फंस गया था, जिसके बाद वहां पर राहत बचाव का काम जरूर शुरू किया गया था और कई पर्वतारोहियों को बचा भी लिया गया था, लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। 20 से ज्यादा पर्वतारोही वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच मौसम
में हल्का सुधार जरूर देखने को मिला है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर तेज कर दिया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि अगले 3 दिन तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आ सकता है। लिहाजा उत्तरकाशी प्रशासन ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने 6 से 8 अक्टूबर तक ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग के अगले 3 दिनों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना पर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने यह फैसला लिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों को लेकर मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक गढ़वाल मंडल के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है, जिसके चलते डीएम अभिषेक रोहेला ने ट्रैकिंग और पर्वतारोहण दलों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियां बंद करने का फैसला लिया है। आदेश के मुताबिक इस दौरान किसी भी दल को ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि उच्च हिमालय क्षेत्र में पहले से ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए गए दलों को भी मौसम संबंधी जानकारी दी जा रही है, जिससे वे सुरक्षित जगहों पर रुक सकें। यानी कि मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और भी खराब हो सकता है। लिहाजा डीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है और जो दल अभी ट्रैकिंग पर गए हुए हैं उन्हें भी मौसम से जुड़ी जानकारियां दी जा रही हैं, ताकि वो लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच सकें। बात अगर उत्तरकाशी में हिमस्खलन की चपेट में आए पर्वतारोहियों की करें तो उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौसम में सुधार के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रशिक्षण के लिए निकला 46 पर्वतारोहियों का दल डोकराणी बामक ग्लेशियर क्षेत्र में जिस जगह हिमस्खलन की चपेट में आया था वहां तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। वहां फंसे पर्वतारोहियों ने खुद के साथ साथियों को रेस्क्यू कर बेस कैंप तक पहुंचाया। वहां से बुधवार को 14 लोगों को हेलीकॉप्टर से मातरी लाया गया। दल के 20 से ज्यादा प्रशिक्षु अभी भी लापता हैं। इस दल के 4 लोगों की मौत मंगलवार को ही हो चुकी है। कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा से मिली जानकारी के मुताबिक मौसम वहां बहुत खराब है। घटनास्थल इतनी ऊंचाई पर है कि वहां 2 मीटर आगे देखना भी मुश्किल होता है। बुधवार को टीम बेस कैंप से एडवांस कैंप तक पहुंच पाई है। वहीं जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बताया कि आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए हर सेक्टर पर जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। यानी कि प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रहा है। मौसम जरूर साथ नहीं दे रहा है। मौसम, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, जब बर्फबारी लगातार होगी, बारिश लगातार होगी, तो ऐसे में जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं उनके लिए भी उड़ान भरना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरा, पर्वतीय इलाका है, ऊंचाई पर ही पर्वतारोहण होता है, ऊंची ऊंची चोटियों पर ही पर्वतारोहण किया जाता है, ट्रैकिंग की जाती है। और ऐसे में वहां पर जो मौसम है वो साथ देता हुआ जरूर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि जो लोग अभी लापता हैं उन्हें जल्द से जल्द बचाया जा सके। और इसके लिए तमाम तैयारियां जरूर प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है, लेकिन इसमें और भी तेजी लाने की जरूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि जो लापता प्रशिक्षु हैं, क्या उन्होंने कहीं पर सुरक्षित जगह पर अपने आप को महफूज रखा है और उन तक मदद कब तक पहुंचाई जाएगी। यह प्राथमिकता कहीं ना कहीं पहली होनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर कब तक खत्म होता है। तो लगातार जिंदगी को बचाने के लिए जंग जारी है। यानी कि कोशिश यही लगातार की जा रही है कि किसी तरह से जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकाल लिया जाए। और जब उन लोगों को वहां से निकाल लिया जाएगा तब कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगी हुई हैं वो राहत की सांस लेंगी। लेकिन जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन परिवारों के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन परिवारों पर अभी क्या बीत रही होगी। दुआओं का दौर जरूर शुरू हो चुका है और आप तस्वीरों के जरिए भी उन ऊंची ऊंची चोटियों को देख सकते हैं। देखिए किस तरह से बर्फ वहां पर लदी हुई है, बर्फ में पहाड़ियां, वादियां सिमटी हुई हैं। ऐसे में राहत बचाव का काम आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिंदगी को बचाने के लिए जंग लगातार जारी है।
बुलेटिन में अब बात यूपी के मदरसों के सर्वे की भी कर लेते हैं। दरअसल यूपी के मदरसों में सर्वे को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला था। सियासत भी खूब परवान चढ़ती हुई नजर आई थी और राजनीति जमकर हो रही थी। मामले को लेकर धर्म का एंगल भी देखने की कोशिश की गई थी। इसे एक तरह से यूं कहें कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर भी दिखाने की कोशिश कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा की गई थी, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि यह सर्वे मदरसों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। और अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी के मदरसों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन काम अभी अधूरा है। सर्वे का काम पूरा हुआ है, सुधार की बारी है और क्या कुछ एक्शन अब योगी सरकार की ओर से ले जाएंगे, इस पर भी नजरें रखनी बेहद जरूरी हैं, क्योंकि जिस सुधार की बात योगी सरकार कर रही है, क्या वो सुधार तय समय पर हो पाएगा और उस सुधार में कितना वक्त लगेगा। क्योंकि अगर आपको मदरसों का कायाकल्प करना है, मदरसों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए प्रॉपर विजन और प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें किस तरह से शिक्षा के स्तर को बेहतर करना है, मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनमें क्या जो पढ़ाई हो रही है उसकी समीक्षा को लेकर के भी किसी तरह का आगे सरकार कुछ योजना बनाएगी, इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं। तो यूपी में मदरसों के सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो गई है। योगी सरकार ने 31 अगस्त को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था। इसके बाद 10 सितंबर तक टीमें गठित कर ली गई थी, जिसके बाद 5 अक्टूबर तक सर्वे कराने का आदेश दिया गया था। यूपी में अब मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट अब सरकार को सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार मदरसों को लेकर के फैसले लेगी। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर खूब सियासत भी देखने को मिली थी, इसे धर्म से जोड़कर भी देखा गया, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा कि सरकार का मकसद मदरसों में पढ़ाई के स्तर को बढ़ाना है। बता दें कि यूपी में कुल 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिनमें 19 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। अब ऐसे में क्या कुछ बदलाव मदरसों में देखने को मिलेंगे और उसको लेकर के क्या कुछ विजन योगी सरकार ने तैयार किया है, उस पर भी नजरें रखना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर सर्वे करवाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो सरकार लगातार कह रही है कि मदरसों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, मदरसों में जो शिक्षा है वो बेहतर देनी है। मुस्लिम जो बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ने के लिए जाते हैं वो धर्म के साथ साथ में इंग्लिश, गणित, हिंदी जैसे पाठ्यक्रमों को भी पढ़ सकें, सीख सकें, इसको लेकर के भी सरकार की ओर से तमाम तैयारियां की जानी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार ने बातें तो करी हैं, लेकिन अब धरातल पर उन दावों, उन बातों को, उन सुधारों को उतरने में आगे कितना वक्त लगता है। बुलेटिन के आखिर में बात मुलायम सिंह यादव की भी कर लेते हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब है, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। बीच बीच में खबरें ये भी सामने आई थी कि उनकी हालत बेहद नाजुक है, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के स्वास्थ्य का भी जायजा लिया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा। मुलायम सिंह यादव पिछले कुछ वक्त से मेदांता अस्पताल में उपचाराधीन हैं, वहीं ओम प्रकाश चौटाला भी मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दोनों नेताओं से मिलने के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वे मेदांता अस्पताल में उपचाराधीन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोनों से मिलकर आए हैं, उनका हालचाल जाना है और उनके
जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान मुलायम सिंह यादव के बेटे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव पिछले कुछ वक्त से बीमार हैं और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दाखिल हैं। पिछले 3 दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अभी कुछ सुधार देखने को मिला है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव को तबीयत खराब होने के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। बीच में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक है, उन्हें सीसीयू में भी रखा गया है, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए दुआओं का दौर भी लगातार चल रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले तमाम लोग अलग अलग तरीके से उनकी कुशलता के लिए दुआएं कर रहे हैं। सियासी नेताओं का भी लगातार दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है। हवन पूजन भी देखने को मिल रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि वो जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। लेकिन इस बीच मनोहर लाल खट्टर ने भी ये अपडेट दिया है कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, यानी कि जो उनकी हालत है वो पहले से उसमें सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव स्वस्थ कब होंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। उत्तर प्रदेश अस्वस्थ हैं, पिछले कुछ दिनों से यहाँ एडमिट है और पिछले 3 दिन से थोड़ा उनकी जो अवस्था है थोड़ा रिस्की है और प्रभु से कामना करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। उनको देख करके आया हूँ। उनके बेटे अखिलेश यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे मिलना हुआ है। मैंने उनको भी परिवार के कुशल क्षेम के लिए प्रभु को कामना की है और साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला वो भी यहाँ एडमिट हैं, उनको भी मिल करके आया हूँ। प्रभु इन दोनों की सबके स्वास्थ्य की एक प्रकार से शुभकामना करते हुए उनको जल्दी स्वस्थ करें, ऐसे मेरी सर। नेताजी की कैसी कंडीशन है? डॉक्टर से जो बात हुई है सर? डॉक्टर से बात हुई है, अभी कुछ पहले से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन एकदम हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई रिस्की जोन से बाहर आ गए हैं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट है और एक आध दिन बाद ज़्यादा पता लगेगा। सर विजयदशमी भी है, क्या कहना चाहेंगे सर? विजयदशमी पर आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुलायम सिंह यादव के लिए दुआओं का दौर लगातार चल रहा है। हवन पूजन भी किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत कर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वस्थ होने की कामना की थी। डॉक्टरों की निगरानी में वो हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि वो जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।